नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ PCS के इस प्लेटफॉर्म पे मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। और इसमें आप लोग मेरे पीछे थंबनेल देख पा रहे होंगे कि आज हम शुरू करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। यानी कि हर वीक का जो करंट अफेयर होगा, वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे, वो सारे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर हर हफ्ते साझा करूँगा। हर मंडे को ये क्लास है, ये क्लास आप लोगों के साथ मैं शेयर किया करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि देखो आज का जो पेपर है, आजकल जिस टाइप से पेपर का ट्रेंड चल रहा है कि करंट अफेयर्स जो है वहाँ से क्वेश्चंस रिलेट करके पूछे जाते हैं। इन द सेंस कि अगर कोई टॉपिक करंट में चल रहा है तो वो चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, क्वेश्चन वहाँ से रिलेट करके आपका जो अपकमिंग एग्जाम होगा, अपकमिंग एग्जाम में आपका आ जाएगा। इसलिए हम करंट अफेयर को ये नहीं कह सकते कि करंट अफेयर्स जो है वो हमारे लिए, मतलब ये कहेंगे कि आज का जो पेपर है दैट इज एंटायरली डिपेंड्स ऑन द करंट अफेयर्स। कि अगर यहाँ पर करंट अफेयर पर आपकी पकड़ है तो आप इजीली सवालों को कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करना है। और जो भी आपके व्यूज हों और जो भी आपके क्वेश्चंस हों, हो सकता है कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ आपके साथ और आपका कुछ क्वेश्चंस रह जाएं जो आप मेरे से ना पूछ पाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगला जो सेशन होगा उस अगले सेशन में मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोगों के साथ साझा करूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो लास्ट 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है वो अब मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। चलिए तो देखिए, सबसे पहले जो न्यूज में रहा वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट है, ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी से रिलेट होता है। और यहाँ एक इवेंट रहा जो कि किससे रिलेटेड है, वेम्बनाद लेक से रिलेटेड है। वेम्बनाद झील जो है उस वेम्बनाद झील से संबंधित है। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि द अल्पाजू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन केरला। सो जो वेम्बनाद लेक है, वो वेम्बनाद लेक बेसिकली कहाँ पे है, अल्पुझा डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कि केरला का अल्पुझा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है। अंडरटूक ए मेगा प्लास्टिक क्लीनिंग। तो ये किसके लिए था कि यहां पर मेगा प्लास्टिक क्लीनिंग ड्राइव किया गया एज ए पार्ट ऑफ वेम्बनाद लेक रिजुविनेशन प्रोजेक्ट। कि वेम्बनाद लेक जो है उसको रिजुविनेट का पार्ट के लिए यहाँ पर मेगा प्लास्टिक कैंपेन चलाया गया। कि जो प्लास्टिक का जो कचरा है, आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, तो उसके लिए इवेंट चलाया गया। तो अब यहाँ पर देखो, आपको करंट अफेयर पढ़ने का तरीका क्या है कि अब रिसेंटली न्यूज में क्या रहा, वेम्बनाद लेक रहा। तो अब वेम्बनाद लेक जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं सो वहां भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर वहां भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो ऑब्वियस सी बात है अब आपको वेम्बनाद लेक के बारे में पता होना चाहिए। सो वेम्बनाद लेक जो है इट इज ऑल्सो नोन एज कयाल। सो बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ये कयाल। ये क्या होते हैं, ये लगून सी होते हैं, ठीक है। कयाल जो होते हैं वो लगून सी होते हैं। लेकिन ये कयाल बेसिकली कहां पर कहा जाता है कि कयाल कहा जाता है जब हम बात करते हैं केरला की। देखो ये जो हमारा कोस्टल एरिया है, ये जो हमारे पास हमारा कोस्टल एरिया जो है, इस कोस्टल एरिया में आप देखेंगे आपको लगून्स दिखाई देंगी। यहाँ पर चिल्का है, ठीक है, और बहुत सारी लगून है। लेकिन जब हम केरला में आते हैं, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है मालाबार कोस्ट। जो केरला का पार्ट है जो बिटवीन वेस्टर्न घाट और वेस्ट कोस्ट के बीच में है, वो क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मालाबार कोस्ट। और यहाँ पर जो लेक्स हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कयाल्स। सो कयाल्स किसकी क्या होती हैं, दे आर लगून्स। और जो वेम्बनाद लेक है वो वेम्बनाद लेक एक रामसार साइट भी है। चलिए बैक आ जाते हैं। इट इज लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो भारत की है सबसे लंबी झील है, लॉन्गेस्ट लेक है। एंड लार्जेस्ट लेक इन केरला कवरिंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्पुझा, कोटायम एंड एर्नाकुलम। अब आपसे वो क्या कहेगा, सवाल कैसे पूछा जाएगा, वो पूछ लेगा दैट वेम्बनाद लेक इज स्प्रेड इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये जो लेक है, ये लेक आपकी क्या है, ये वेम्बनाद लेक है, ठीक है। आप देखेंगे कि वेम्बनाद लेक जो है वो अल्पुझा, कोटायम और एर्नाकुलम, अल्पुझा, कोटायम और एर्नाकुलम, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ये जो लेक है ये स्प्रेड है। ये आपका वेस्ट कोस्ट है और ये आपका केरला का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, कहता है डिक्लेयर्ड एज ए रामसार साइट। रामसार साइट डिक्लेयर कब किया गया, 2002 में। सेटिस्फाइंग इट्स ग्लोबल इंपॉर्टेंस एज ए वेटलैंड। और ये किस में आती है, एक आर्द्र भूमि में शामिल है। आर्द्र भूमि आपको पता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत जरूरी है।
एंड फॉर्म्ड फ्रॉम 4 रिवर्स, यहाँ 4 नदियों से बनी हुई है। अब वो आपसे पूछ लेगा इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द 3 रिवर्स, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 5 रिवर्स, और वो जो रिवर्स हैं मीनाची, अचनाकोविल, पंपा और मनीमाला। द लेक ऑल्सो हैज आउटलेट टू द अरेबियन सी, और अरब सागर में इसका आउटलेट है इन द वेस्ट। इट सर्व्स एज ए, ये देखो कम से कम 50 पेपरों में पूछा गया होगा डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। इट सर्व्स एज ए मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर द स्टेट बट ऑल्सो हैज ब्रैकिश वाटर एरिया, यानी कि यहाँ पर क्या है, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर का मिक्सचर यहाँ देखने को मिलता है। और ये रीजन होता है कि ये जो एरिया है ये बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं, जैव विविधता से भरपूर होते हैं। और यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्नेक बोट रेस। इट इज ए हब ऑफ बैक वाटर टूरिज्म इन स्टेट एंड होस्ट्स द रिनोड नेहरू ट्रॉफी बोट। अब वो पूछ लेगा आपसे कि यहाँ पर कौन सी ट्रॉफी बोट है, कौन सी ट्रॉफी बोट करवाई जाती है, बोट रेस करवाई जाती है। सो ये क्या होती है, ये हर साल अगस्त के महीने में करवाई जाती है एंड पॉपुलरली नोन एज द स्नेक बोट रेस इन वन ऑफ इट्स सेक्शंस। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका किसका कंसेप्ट हो गया, ये आपका हो गया वेम्बनाद लेक। ये हिंदी में देख लेंगे इसको, केरल के कौन कौन से जिलों में है ये, ठीक है। तो ये दिखा हुआ है यहाँ पर, भारत की सबसे लंबी झील है जो अलापुझा, कोटायम और एर्नाकुलम जिले को कवर करती है, और 2002 में इसे रामसार साइट घोषित कर दिया गया था, जो कि एक आर्द्र भूमि के रूप में इसके वैश्विक महत्व को दर्शाता है। और 4 नदियां हैं, उन 4 नदियों के जो नाम है वो 4 नदियों के नाम यहाँ लिखे हुए, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट, दूसरी जो न्यूज थी वो दूसरी न्यूज लास्ट मंथ क्या रही वो देखेंगे आप। ये न्यूज रही किसके रेस्पेक्ट में, यहां देखेंगे कि ये न्यूज जो है ये है इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी। भारत का पहला ग्लास ब्रिज यानी कि कांच का ब्रिज बनाया गया। किसके ऊपर बनाया गया, ओवर सी, समुद्र के ऊपर बनाया गया। तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज देखेंगे यहां पर, ये ब्रिज यहां पर बनाया गया है। दिस इज द ग्लास ओवर सी ब्रिज। और ये कहां पर है, क्या क्या इसकी स्पेशलिटीज हैं, क्या क्या इसमें विशेष है, उस विशेष के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसका इनॉग्रेशन किया गया अभी रिसेंटली। तो ये देखो कि ये 2 प्लेसेस को जोड़ता है। यहाँ पे आपको ये 2 स्टैचू दिखाई दे रहे हैं, 2 प्लेसेस को जोड़ता है। ये कहता है द तमिलनाडु सीएम इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी। एमके स्टैलिन जो हैं तमिलनाडु के सीएम, चीफ मिनिस्टर, उन एमके स्टैलिन साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया। और ये किसको कनेक्ट करता है, देखो तिरुवल्लर स्टैचू, ये जो तिरुवल्लर स्टैचू है इसको लॉर्ड बुद्धा से इसको रिलेट किया जाता है, एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल इन कन्याकुमारी। द इनॉग्रेशन वाज ए पार्ट ऑफ 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द तिरुवल्लर स्टैचू। जो तिरुवल्लर स्टैचू है उसकी 25वीं वर्षगांठ थी। एंड द स्टैचू इज ऑफिशियली नेम्ड एज द स्टैचू ऑफ विजडम, यानी कि बुद्धि का, विजडम का मतलब क्या होता है, विजडम का मतलब बुद्धि होती है, ठीक है। और उसका प्रतीक है एंड इट रिप्रेजेंट्स 133 चैप्टर्स ऑफ द तिरुकुरल। तो तिरुकुरल जो है उसके 133 चैप्टर्स को इंक्लूड करता है ये। एंड ब्रिज के जो फीचर्स हैं वो क्या है, देखो पढ़ो इसको। ये जो ब्रिज है ये 77 मीटर लंबा है, इट इज 77 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड, एंड ब्रिज अलाउज सेफ पैसेज बिटवीन द 2 लैंडमार्क्स विच प्रोवाइडिंग व्यूज ऑफ द सी बिलो। तो कौन कौन से 2 लैंडमार्क हैं, अब वो आपसे क्या पूछेगा, सवाल क्या बनेगा, वो स्टेटमेंट बेस्ड पूछेगा। तो वो पूछेगा कि ये कौन कौन सी 2 लोकेशंस को अटैच करता है कन्याकुमारी के पास। तो आपसे पूछ लेगा तो वो 2 लोकेशंस जो हैं वो तिरुवल्लुर और आपका जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इसकी जगह कुछ और दे देगा। अब वो कुछ और दे देगा तो वहां पूछ लेगा कि वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग, ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, 77 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है, और अलाउ ए सेफ पैसेज बिटवीन द 2 लैंडमार्क्स। जब हम व्यू को देखते हैं तो दोनों लैंडमार्क जो हैं, दोनों ये जो प्लेस हैं, इसके बीच में जो फेरी वगैरह होती हैं, उन फेरी वगैरह के लिए एक जो है वो सेफ पैसेज, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक सेफ पैसेज जो है वो सेफ पैसेज क्या करता है, ये अलाउ करता है, ठीक है। अच्छा देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, द ग्लास ब्रिज वॉज बिल्ड टू एड्रेस इश्यू फेस्ड बाई फेरीज, मैंने बताया आपको, विच आर ऑफन अनेबल टू डॉक नियर द तिरुवल्लर स्टैचू ड्यू टू रफ सी एंड लो टाइड। अब देखो ये बनते हैं क्वेश्चन व्हाई इट इज, ठीक है, कि वो आपसे पूछेगा कि नियर बाई द तिरुवल्लर स्टैचू व्हाई देयर इज व्हाई द फेरीज आर
अनेबल टू डॉक। सो क्यों है अनेबल? बिकॉज वो जो एरिया है वहां पर रफ सी है। रफ सी का मतलब उबड़ खाबड़ है, यानी कि वहां पर क्या है, लो टाइड्स हैं। लो टाइड्स का मतलब होता है निम्न जवार है, और निम्न जवार है और रफ सी है, ये कारण है, दिस इज द रीजन कि यहां पर इस ब्रिज को क्या गया है, इस ब्रिज को बनाया गया है। और यहां देख लो, ये जो है, ये दो लोकेशंस हैं, ये दो स्टैचू हैं, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल और ये तिरुवल्लुर स्टैचू। ठीक है, इन दो लोकेशंस के बीच में बनाया गया है। देख लो, इसको हिंदी में पढ़ लेंगे एक बार। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, तो ये आपका ब्रिज है, ये देख लेंगे ब्रिज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये इमेज देखो, इस इमेज पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये इमेज किसके लिए है? ये इमेज है जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है, और इस महाकुंभ की जो शुरुआत है, वो महाकुंभ की शुरुआत आज हो गई है। ठीक है, आज 13 जनवरी है और 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलेगा। तो देखो, कुंभ मेला जो है, वो कुंभ मेला, यहां दुनिया भर के जो साधु हैं, संत हैं, मतलब आप देखेंगे कि आजकल इंटरनेट पे भी क्या चल रहा है। मैं भी कल रील स्क्रॉल कर रहा था, तो आप देखते हैं कि रील्स जो आ रही हैं वो भी आज कहां से आ रही हैं, कुंभ से आ रही हैं। ठीक है, और नागा साधु और ऐसे हठ तपस्या, हठी जो लोग होते हैं, तपस्या करने वाले जो लोग होते हैं, वो सारे के सारे कुंभ मेले में आते हैं। मतलब दुनिया भर के साधु संतों का जो समागम है, सनातन की एक अलग से छवि को प्रस्तुत करता है और वो महाकुंभ करता है। चलो, ये तो हो गया एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव के अनुसार। देखो, करंट अफेयर्स के डिस्कशन का मतलब ये होता है कि डिस्कशन जब हो तो इस प्रकार से हो कि आपको चीजें समझ में आए कि हाँ, क्योंकि जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो वहां ऐसा नहीं है कि केवल आप फैक्चुअल लिख देंगे, नहीं, वहां पे आपको लिखना भी पड़ेगा, वहां पे आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए डिस्कशन जरूरी होता है। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो कुंभ मेला है, वो कुंभ मेला आयोजित किया जाता है आपका, कहां पे आयोजित किया जा रहा है इस बार? प्रयागराज में। अच्छा, कुंभ जो है, यहां पर दुनिया में सबसे अधिक भीड़, लार्जेस्ट गैदरिंग और लार्जेस्ट क्राउड मैनेजमेंट, उस भीड़ को मैनेज करना, उस भीड़ का प्रबंधन करना, यह सबसे बड़ा इश्यू होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया जिला बनाया, और इस जिले को इस केवल और केवल किस लिए बनाया गया है? जब तक महाकुंभ चलेगा तब तक। जब महाकुंभ खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली इस जिले का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, वापस प्रयागराज में चला जाएगा। ये जो महाकुंभ है, यहाँ आपको इमेज से भी नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ अजीब प्रकार के जो साधु हैं, वो अजीब प्रकार के, जिन्हें नागा साधु कहा जाता है, ये नागा साधु दिखाई दे रहे हैं। तो ये नागा साधु जो होते हैं, इनकी भी अपनी क्या होती है, एक भक्ति की प्रक्रिया होती है, भक्ति करते हैं ये, लेकिन इनका जो भक्ति का जो मार्ग होता है, वो भक्ति का मार्ग अलग होता है। ठीक है, और उसके द्वारा, तो चलो पढ़ते हैं कुछ कुंभ के बारे में। द महाकुंभ 2025 set to take place in प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, promises to be a unique fusion of spirituality and cutting edge technology। अब देखो, स्पिरिचुअलिटी भी है और टेक्नोलॉजी भी है। इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना, डिजिटल महाकुंभ आप कह सकते हैं कि ये क्या है? डिजिटल महाकुंभ है। ठीक है, अच्छा, deployment of 56 dedicated cyber warriors and experts for cyber patrolling and establishment of a Mahakumbh cyber police station। देखो, Mahakumbh cyber police station to counter cyber threats and 40 variable messaging displays will be installed in both the fair area and the commissionerate for raising awareness about the cyber threats। यानी कि इतनी जब गैदरिंग हो रही है, इतनी जब भीड़ हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कोई भी चीजें हो सकती हैं। तो महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? देखो, मैं बताऊं आपको कि रीजन क्या है, कि जब महाकुंभ का जो संबंध है वो किससे है? एक एंशिएंट स्टोरी है जिसमें यह कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ, तो उस समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई, और उनमें से एक अमृत था और एक विष था। तो मानते हैं कि विष को भगवान शिव ने धारण कर लिया था, और भगवान शिव उस विष को जो है वो अपने कंठ में रोक लेते हैं, इसीलिए उनका कंठ नीला हो जाता है और उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। जबकि जो अमृत था, उस अमृत को जब लेके जाया जा रहा था ऊपर, तो उस समय पे क्या हुआ था? उस समय पे 4 अमृत की जो बूंदें थी, वो अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर 4 जगह पर गिरी थी। कहां कहां गिरी थी? वो हरिद्वार में गिरी, उज्जैन में गिरी, नासिक में गिरी और प्रयागराज पे गिरी, और इसलिए इन 4 जगहों पर कुंभ लगता है। अब आप कहेंगे ठीक है सर, ये तो कुंभ हो गया,
लेकिन ये बताओ फिर प्रयागराज में जो है वो प्रयागराज में कुंभ का अलग से क्या महत्व है। तो इन 4 जगहों पर हर 3-3 साल के बाद कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन प्रयागराज में जो कुंभ लगता है उसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह जो मेला है, यह प्रयागराज जो है वो इसलिए विशेष है कि एक तो प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का समागम है। सरस्वती अभी डिसअपियर हो गई है, लेकिन मानते हैं कि सरस्वती यहीं पर आकर मिलती थी। और दूसरी बात यह है कि जो प्रयागराज है, यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले जो यज्ञ किया था वो यज्ञ माना जाता है कि प्रयागराज की धरती पर किया गया था, और ये कारण है कि इस कुंभ की विशेष महत्व है। और इसके अलावा जब 12 वर्षों के बाद, तो हर बार प्रयागराज 12 वर्ष 12 वर्ष 12 वर्ष, तो 12 12 12 गुणा 12 144 हो गया, और फिर जो कुंभ आता है उस कुंभ को कहा जाता है महाकुंभ। और इसीलिए इस बार जो कुंभ आ रहा है वो 145 सालवां कुंभ है, यानी कि आफ्टर 144 ईयर्स ये कुंभ आयोजित किया जा रहा है। समझ आई बात, कुंभ की कहानी क्या है? चलो देख लेते हैं। देखो, बताया मैंने आपको कि एक अलग से जिले का निर्माण किया गया है। ए न्यू डिस्ट्रिक्ट महाकुंभ नगर इज बीइंग डेवलप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रोन सर्वे, और इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी पर्पज जो है उस सिक्योरिटी पर्पज के लिए देखो, इनहेंस्ड डिवोटी सिक्योरिटी, रिमोट कंट्रोल्ड लाइफ बॉयज will be deployed to quickly respond to emergencies and ensure the safety of pilgrims in the water। कि अगर कोई पानी में डूब रहा है तो उसके लिए क्या गया है, उसके लिए ये विशेष चीजें बनाई गई हैं, दैट इज रिमोट कंट्रोल्ड लाइफ बॉयज। ये क्या करेंगे, ये वहां पर उस जगह पर पहुंचेंगे, जो डूब रहा है, जो आदमी डूब रहा है उसको वहां पर क्या करेंगे, ये सेव करेंगे। सो दैट्स आर नोन एज द रिमोट कंट्रोल्ड लाइफ बॉयज। द नेक्स्ट इज द अंडर वाटर ड्रोन्स। आपने ड्रोन देखे होंगे, सो ड्रोन ऊपर चलते हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स कैपेबल ऑफ डाइविंग अप टू 100 मीटर, 100 मीटर की गहराई तक जाएंगे, एंड विल मॉनिटर एक्टिविटीज बीनीथ द वाटर ट्रांसमिटिंग रियल टाइम रिपोर्ट टू इंटीग्रेटेड कमांड एंड द कंट्रोल सेंटर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपके अंडर वाटर ड्रोन हो गए। और ये कुंभ के बारे में कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई वही लिखी हुई है कि लोकेशंस कौन कौन सी हैं। हरिद्वार, देखो हरिद्वार में जो कुंभ लगता है वो गंगा नदी के तट पर लगता है। उज्जैन, शिप्रा, और उज्जैन जो है इसको कहा जाता है कि उज्जैन जो है वो महाकाल की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, और मानते हैं कि कोई भी राजा उज्जैन में रात को नहीं रुकता है। और उसका कारण यह है कि उज्जैन का जो राजा है वो उज्जैन का राजा भगवान शिव को माना जाता है। नासिक ऑन द गोदावरी, और गोदावरी को दक्षिणा गंगा कहा जाता है, और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती। देखो मेन कुंभ मेला, यहां देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मेन कुंभ मेला है वो मेन कुंभ मेला कहां लगता है, सेलिब्रेटेड एट 4 लोकेशंस एवरी 12 ईयर्स। ठीक है, अर्ध कुंभ हेल्ड एवरी 6 ईयर्स, प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है हरिद्वार पे और प्रयागराज में, यहां पर अर्ध कुंभ लगता है। और महाकुंभ मेला हेल्ड एवरी 144 ईयर्स एट प्रयागराज, जो हर 144 साल के बाद कहां लगेगा, प्रयागराज में लगेगा। और माघ कुंभ हर साल लगता है, सेलिब्रेटेड एनुअली इन प्रयागराज ड्यूरिंग जनवरी एंड फरवरी, लेकिन वो लगता है जनवरी और फरवरी के दौरान। माइथोलॉजिकल ओरिजिन मैंने आपको बताया, रूटेड इन द पुराण्स डिस्क्राइबिंग द बैटल फॉर द अमृत पिक्चर, और एंशिएंट पीरियड में प्रोमिनेंट रहा ड्यूरिंग द मौर्य एंड गुप्ता पीरियड एंड ग्रैंड प्रोमिनेंस अंडर द गुप्ता रूलर। और गुप्ता रूलर के दौरान, गुप्ता राज के दौरान ये जो है ये फेमस हुआ। मेडिवल पीरियड जब आया, मध्यकालीन भारत आया, देन हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज्ड कुंभ एट प्रयागराज, तो हर्षवर्धन ने ऑर्गेनाइज किया कुंभ को प्रयागराज में। और अकबर ऑनर्ड नागा साधुज, देखो अकबर की नीति क्या थी, सहिष्णुता की नीति थी। ठीक है, उसने सभी धर्मों को बराबर रखा, और यही जो अकबर की नीति थी, तो अकबर ने, देखो आज मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अभी अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो भी आपको क्या दिखाई देंगी, आपको नागा साधु की जो वीडियोज हैं, छोटी छोटी क्लिप जो है, रील वो यूट्यूब पे आजकल बहुत चल रही है। तो ये जो नागा साधु थे, इनको अकबर ने यहाँ पे ऑनर्ड किया था, सम्मानित किया था। एंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान,
डॉक्यूमेंटेड बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स लाइक जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप भी इसके बारे में लिखते हैं, जो कि बहुत ही फेमस जो है वो इनके राइटर हुए हैं। और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस लिख लो, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। सो सबसे पहली बात है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन 2017 एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। सांस्कृतिक स्थान है ये, ठीक है, संस्कृतियों का समागम है। एंड लार्जेस्ट ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट, मतलब करोड़ों की संख्या में, 40-50 करोड़ की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज अंडर द पेंट माई सिटी स्कीम। और यहाँ पर पेंट देखो, पूरी सिटी में जो है वो पेंटिंग की गई है। एंड लार्जेस्ट सैनिटेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट। अब आप बताइए, जब इतने लोग आएंगे तो लार्जेस्ट सैनिटेशन, साफ सफाई का ध्यान, और वेस्ट जो है उस वेस्ट को डिस्पोज करना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। एंड इट सिंबलाइज द स्पिरिचुअल एथोस, कल्चरल यूनिटी एंड इंडियाज कैपेसिटी टू होस्ट लार्ज स्केल ग्लोबल इवेंट्स। और ये दिखाता है कि भारत लार्ज स्केल के जो इवेंट हैं वो दुनिया भर में सबसे बड़ी अगर क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर कर सकता है, तो भारत किसी भी प्रकार का कोई भी लार्ज स्केल इवेंट होता है तो उसके लिए क्या है, तैयार है, उसके लिए क्या है, तत्पर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये कुंभ के बारे में था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बताइए, देखिए इसको, ये कहता है कि IMD क्यों न्यूज में है कि 15 जनवरी को IMD क्या करेगा। देखिए, अगर हम IMD की बात करते हैं तो ये 15 जनवरी को अपने 150 साल पूरे कर लेगा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये 1875 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका रोल क्या है, नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया एंड प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी फॉर मेट्रोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। देखो इंपॉर्टेंट क्या है वो बताता हूं आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री क्या है। वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पेरेंट मिनिस्ट्री फॉर द मिनिस्ट्री IMD। ठीक है, तो वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आपसे क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री नहीं है, इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। दूसरा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ग्लोबल रोल क्या है, जो 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, WMO के, ये क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जब साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात आते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर बार साइक्लोन का जो नाम है वो साइक्लोन का नाम अलग अलग देशों के द्वारा दिया जाता है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि इस बार ये चक्रवात आया और इस चक्रवात को ये नाम दिया गया। तो वो जो रीजनल सेंटर हैं, उन रीजनल सेंटर्स में से वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO के जो रीजनल सेंटर हैं यहां पर, उन 6 रीजनल सेंटर्स में से एक क्या है, IMD है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसके क्या रोल हैं, पढ़ते हैं इसको। अगर हम इसके रोल की बात करते हैं तो इसका रोल है कि ये रोल क्या करता है, IMD प्रोवाइड करंट एंड फोरकास्ट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वेदर। किसका सबसे मेन रीजन ये है, मेन जो काम है वो ये है कि कृषि, सिंचाई, शिपिंग और विमानन, कि आपको अगर पहले से इंफॉर्मेशन है। देखो क्या होता है, सुनो मेरी बात, कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो अगर कोई चक्रवात आने वाला है तो उस चक्रवात को रोका नहीं जा सकता। अगर कोई चक्रवात आने वाला है तो वो आएगा, लेकिन अगर हमें पहले से पता हो कि इस दिन चक्रवात आने वाला है तो उसका जो प्रभाव है उस प्रभाव को कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि वहां पर हम ऑलरेडी वहां पे जो एरिया है उसको इवैक्यूएट कर दें, वहां पे जो पीपल्स हैं उनको सेफ प्लेसेस पे पहुंचा दें, और उस पर्टिकुलर नेचुरल कैलेमिटी की उसका जो डिस्ट्रक्शन है उस डिस्ट्रक्शन को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें IMD अपनी एक मुख्य भूमिका निभाता है। अगर हमें पता हो कि इस बार मॉनसून इतना आएगा, इस बार बारिश इतनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो एग्रीकल्चरल पैटर्न्स हैं उन एग्रीकल्चरल पैटर्न्स को बदल सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि हमें ये चीजें पता चलती है। तो देखो
It issues warning for severe weather events such as tropical cyclones. उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं उनके बारे में बताता है, ठीक है। Dust storms, heavy rains, snow, cold and heat waves that can cause destruction to life and property. और वो क्या करते हैं, वो लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन करते हैं, ये है। और दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड एसेंशियल मेट्रोलॉजिकल डेटा फॉर एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन। यानी कि देखो यहां पे आप मार खाओगे, वो स्टेटमेंट वेस्ट पूछेगा और वो पूछेगा व्हाट आर द रोल्स ऑफ आईएमडी, और जब वो रोल ऑफ आईएमडी कहेगा तो उसमें क्या कहेगा, ऑयल एक्सट्रैक्शन। और ऑयल एक्सट्रैक्शन आप करोगे नहीं, आप समझोगे कि इसमें क्या योगदान है इसका। सो आईएमडी ऑल्सो प्ले, भाई ऑयल एक्सट्रैक्शन है तो ऑयल आप देखो जो कोस्टल एरियाज है वहां पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर वहां पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है और अगर कोई साइक्लोन है या कोई और कैलेमिटी आने वाली है, तो अगर हमें पहले से पता होगा तो हम सेफ्टी मेजर्स वहां पर ले सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, मेजर इनिशिएटिव्स, इसके प्रमुख पहल क्या क्या है। देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहला है नेशनल मॉनसून मिशन, कृषि, जल प्रबंधन और आपदा नियोजन में मदद के लिए मानसून पूर्वानुमान सुधार करता है। यू नो दैट इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून पे डिपेंड करता है, और आज हम इतने डेवलपमेंट कर चुके हैं, इवन देन आज भी हमारी इकोनॉमी प्राइमरली किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है, मॉनसून पे डिपेंड करता है। और मॉनसून का नेचर क्या है, मॉनसून इज वेरी इरेटिक इन नेचर। मॉनसून जो है वो ऐसा नहीं है कि मॉनसून आएगा ही आएगा, आएगा तो बहुत तेज आएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा इसका एक मौसम ऐप है, मोबाइल ऐप है, वेदर के लिए, अपडेट्स के लिए, फोरकास्ट के लिए एंड सीवियर वेदर अलर्ट्स के लिए। डॉपलर वेदर रडार्स जो क्या करते हैं, ट्रैक स्टॉर्म रेनफॉल एंड विंड पैटर्न फॉर एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शंस। एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी स्कीम, देखो इसका मतलब क्या है, कृषि मौसम संबंधित सलाह सेवाएं, बेहतर फसल नियोजन के लिए किसानों को मौसम आधारित सलाह प्रदान करता है कि आपका ये मौसम इस प्रकार से रहने वाला है, तो कृषि आधारित सलाहें कि आपको जो कृषि करनी है वो इस बार इस तरीके से करनी है। तो इससे क्या होगा, इससे जो किसान है वो किसान अपनी बेहतर गुणवत्ता ले सकेगा, उसको पता रहेगा क्या क्या मेजर्स करने हैं और किस किस प्रकार से चीजें करनी है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, यानी कि मॉनिटर्स एयर क्वालिटी, ये क्या करता है, जैसे आप देखते हैं कंसेप्ट होता है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके 6 मेजर्स होते हैं कि 0 से 50 के बीच में है, 50 से 100 के बीच में है, 100 से 200 के बीच में है। तो जितना AQI बढ़ता जाता है उतना ही हमारा एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता जाता है। इसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं, तो जितना AQI बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा एयर, जैसे आप देखते हैं ना कई बार दिल्ली में स्कूल बंद हो जाते हैं और लिखा आता है कि AQI जो है, उस एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और हवा जो है वो सांस लेने लायक नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें कौन करता है, ये किसका काम है, ये IMD का काम है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो एक इंफॉर्मेशन रही किसके बारे में, मिथाइल कोबामेलिन। मिथाइल कोबामेलिन क्या है, देखो एक तो ये एजेंसी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फासी बोलते हैं इसको, FSSAI फासी, has provided guidelines for the use of methyl cobalamin in food supplements and other products। ये जो बेसिकली ये मिथाइल कोबामेलिन है, ये क्या है, देखो ए नेचुरल अकरिंग फॉर्म ऑफ विटामिन B12। जो विटामिन B12 है उस विटामिन B12 का नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है एंड फाउंड इन द फूड्स लाइक फिश, मीट, एग एंड मिल्क। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि B12 जो है वो B12 कहां से मिलता है, फिश से, मीट से, एग से और मिल्क से। ओके, ये क्या किया गया था कि इसको इंजेक्ट किया जा सकता है, इसको बैन किया गया 2016 में, इसका बैन जो है वो लिफ्ट किया गया, बैन हट गया 2021 में, बट फॉर्मल नोटिफिकेशन इज स्टिल पेंडिंग। लेकिन फॉर्मल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, ये इश्यू था। और ये फंक्शन क्या करता है, सेल मल्टीप्लीकेशन, ब्लड फॉर्मेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जो ब्लड फॉर्मेशन होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, सेल मल्टीप्लीकेशन होते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ये सपोर्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड न्यूरोलॉजिकल हेल्थ। ठीक है, आपने देखा होगा ना
इसके कैप्सूल भी आते हैं, कुछ लोग कैप्सूल के फॉर्म में भी यूज करते हैं। एंड यूजेस ट्रीट डायबिटिक न्यूरोथेरेपी, ट्रीट्स डायबिटिक न्यूरोथेरेपी, यानी कि जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, आप देखना जिस पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है, आप देखेंगे कि अगर उनके पैर जो है, उनके पैरों में इस तरीके से सूजन मिलेगा आपको कि वो चलेंगे और उनसे पूछना, जो हाई डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो कहेंगे कि मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि मेरे पाँव है या नहीं है। मतलब एक तरीके से जैसे अपने आसान भाषा में बोल देते हैं कि पैरों का जो जान है ना, वो पैरों की जान खत्म हो गई है, मुझे पता नहीं है कि पैर है या नहीं। तो वो जो पेशेंट होते हैं तो उनको पैरों में दर्द बड़ा होता है, ठीक है, दर्द बड़ा होता है, चला नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है। सो ये ट्रीट करता है डायबिटिक न्यूरोथेरेपी, यानी कि जो नर्व पेन होता है, नसों में जो दर्द होता है उसको ट्रीट करता है। मैनेज एनीमिया कोज्ड बाय विटामिन B12, एनीमिया एक तरीके से आप समझो खून की कमी जो है उसको, B12 डेफिशिएंसीज, एंड हेल्प्स इन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस लाइक अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर डिजीज जो है उसमें हेल्प करता है। एंड व्हाइट मैटर्स, मैनी इंडियंस आर डेफिशिएंट इन B12 ड्यू टू वेजिटेरियन डाइट। हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, और उस शुद्ध शाकाहारी जब हम बनते हैं तो हम कहते हैं कि शाकाहार में सारे विटामिन वाइटामिन जितने भी प्रोटीन है वो सारे पूरे हों। लेकिन इवन देन देयर आर, देखो आप यहाँ देखो कि कहाँ मिलता है फिश, मीट, एग, और यहाँ पर केवल एक प्रोडक्ट है मिल्क। इवन दो मिल्क कहा जाता है मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड है। अगर आपने मिल्क ले लिया है, आपने दूध ले लिया है, तो आपके शरीर में सारी चीज़ों की वो क्या कर देगा, पूर्ति कर देगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये अवेलेबिलिटी ना होने के कारण बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो लेकिन फिश है, मीट है, एग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके सोर्स हैं। मिथाइल कोबामलिन इज मोर बायो अवेलेबल एंड इफेक्टिव देन अदर फॉर्म्स ऑफ B12। तो B12 की कंप्लीटनेस को पूरा करने के लिए जो मिथाइल कोबालामिन है ये ज्यादा बायो अवेलेबल है और इफेक्टिव है अदर फॉर्म्स से। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आपका मिथाइल कोबालामिन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो एक इंफॉर्मेशन रही वो देखो, GS पेपर 3 के लिए, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बनाना कल्टीवेशन है, उस बनाना कल्टीवेशन का इंडिया में देखो, इंडिया हैज सीन ए 10-fold इंक्रीज इन बनाना एक्सपोर्ट। लगभग 10 गुना भारत जो है वो बनाना एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया है ओवर द पास्ट डिकेड, यानी कि पिछले दशक में। एमिंग फॉर $1 बिलियन इन एक्सपर्ट विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर, और अगले जो 5 साल का जो टारगेट है वो $1 बिलियन का टारगेट है। और बनाना कल्टीवेशन की बात करते हैं तो बनाना हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आता है। देखो ये आपसे पूछ लेगा कि बनाना की क्रॉप किस में आती है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आता है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करते हैं तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के, विद इंडिया बीइंग वन ऑफ द सेंटर ऑफ इट्स ओरिजिन। सो बेसिकली बनाना कहाँ कल्टीवेट किया जाता है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स में, साउथ ईस्ट एशिया के, एशिया के, और इंडिया इसका एक सेंटर है। और टुडे बनाना आर ग्रोन इन वार्म ट्रॉपिकल रीजन्स वर्ल्ड वाइड बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, सो अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्री तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। तो ये पूरा ट्रॉपिकल एरियाज है, ये पूरे ट्रॉपिकल एरियाज है, ठीक है। और इसकी वेराइटीज याद रखना, ठीक है, ड्वार्फ, कैवेंडिस, रोबस्टा, मोन्थन, पूवन और नेंद्रान। और ये रोबस्टा जो है ये एक कॉफी की वैरायटी भी होती है। कॉफी की जो वैरायटी होती हैं वो होती है लिबेरिका, रोबस्टा और अरेबिका। तो इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो ए वैरायटी ऑफ बनाना, बनाना की भी वैरायटी होती है, ठीक है। और भारत में कहाँ कहाँ होता है, भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से बोया जाता है। और बनाना आर पॉपुलर न्यूट्रियस फ्रूट रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड वाइटामिन्स। और अभी हमने बात की B12 की, तो अगर हमने B12 की बात की तो बनाना जो है वो विटामिन B के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मिनरल्स लाइक पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड दे आर इजी टू डाइजेस्ट, फैट फ्री एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री। आप देखिए बड़े शहरों में जब आप काम करने जाते हैं लोग, तो वहां पर सुबह सुबह नाश्ते में लोग बनाना
केला जो है, आप किसी तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए भी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे आपको बनाना जो है, केला जो है वो केला वाले सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मिल जाते हैं, ठीक है। और वो अर्ली मॉर्निंग अपना, और लोग नाश्ते में इसको यूज करते हैं, ब्रेकफास्ट में, बिकॉज ये रिच होता है कार्बोहाइड्रेट में और वाइटामिन में, और पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंड इजी टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट करने में इजी है, फैट फ्री है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, इन द गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हैव हेल्प ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए की बनाना एक्सपोर्ट। देखो एक सीधी सी बात है कि अगर हम बात करते हैं कि किसी भी एग्रीकल्चरल क्रॉप में, किसी भी क्रॉप में, तो जो गवर्नमेंट की स्कीम है, आजकल गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रही है कि हम जो अपनी टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को सुधारें, क्योंकि अनटिल अनलेस हम प्रिमिटिव टेक्निक्स अगर यूज करते रहेंगे खेतों में तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो जितना प्रोडक्शन हमें चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, एंड उत्तर प्रदेश हैज बनाना कल्टीवेशन ए प्रायोरिटी अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव इन द कुशीनगर विद इंसेंटिव्स फॉर द फार्मर। और केले की खेती के लिए आपको पता है यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है उसके तहत इसको कुशीनगर में क्या बनाया गया है, इनिशिएटिव बनाया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ओडीओपी जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बनाना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सावित्रीबाई फुले। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए, यूपीएससी के लिए। अगर हम बात करते हैं तो ये किसके रेस्पेक्ट में रहा, देखेंगे ये रेस्पेक्ट में रहा सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी। तो जो सावित्रीबाई फुले थी, इनको भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने विधवा विवाह, ठीक है, और सती प्रथा, बहुत सारी जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियां थी उन कुरीतियों से लड़ने की इन्होंने जहमत उठाई। और दूसरी बात, इनकी खुद की जो शादी थी वो 9 वर्ष में शादी कर दी गई थी। उस समय ज्योतिराव फुले जो थे, वो ज्योतिराव फुले केवल और केवल 13 वर्ष के थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, बहुत सारे, इनका इतिहास में इनको जो है वो एक बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट to Savitribai Phule, a pioneer in the field of education and social reforms on her birth anniversary। 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म होता है नौगांव विलेज में, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में। और 1840 में एट द एज ऑफ 9 वो ज्योतिराव फुले से शादी कर दी जाती है। और उस समय ज्योतिराव फुले की जो उम्र थी वो थी कितने वर्ष, केवल और केवल 13 वर्ष। अब आगे देखो, ये सावित्रीबाई फुले जी का चित्र है, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है। औपचारिक रूप से भारत की पहली महिला शिक्षक, मैंने बताया फर्स्ट लेडी टीचर के रूप में मान्यता प्राप्त है। और 1848 में इस जोड़े ने पुणे के भीड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल स्थापित किया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि लड़कियों के लिए देश का पहला जो स्कूल है वो किन्होंने स्थापित किया था, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई जी ने स्थापित किया था 1848 में। कहां पर, महाराष्ट्र में। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह 1863 में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की शुरुआत की, जो भारत का पहला घर था जो शिशु हत्या पर रोक लगाने के लिए समर्पित था। उन्होंने अन्य सामाजिक मुद्दों के अलावा अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, मैंने आपको बताया कि अंतरजातीय विवाह जो आज भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम जब हम इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं तो हम उसको एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं। और बाल विवाह, सती और दहेज प्रथा के उन्मूलन की भी वकालत की। सती प्रथा की, आपको पता है सती प्रथा हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीतियों में से एक था, ठीक है। और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस राजस्थान के कुछ एरिया हैं जहां पर सती प्रथा क्या की जाती है, रिपोर्ट की जाती है, ठीक है। और 1873 में फुले ने सत्य शोधक समाज, सत्य साधकों का एक समाज की स्थापना की जो सभी के लिए खुला एक मंच था, चाहे उनकी जाति, धर्म या वर्ग पदानुक्रम कुछ भी हो, जिसका एकमात्र उद्देश्य सामाजिक समानता लाना था। मतलब वो क्या चाहते थे कि सोशल इक्वलिटी हो, समाज में समानता हो। समाज में समानता के लिए हमने बहुत सारे जो है वो मेजर्स उठाए हैं। इवन देन हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है उस समाज में किसी भी तरीके से क्या हो, इक्वलिटी आए, समाज में समानता आए। और इनकी साहित्यिक कृतियों में काव्य फूले, कविता के पुष्प,
1854 में, और 52 काशी सुबोध रत्नाकर शुद्ध रत्नों का सागर 1892 में ये प्रकाशित हुए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेंगे, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रही, क्या है देखिए, पढ़िए इसको। गुजरात इज सेट टू कंडक्ट द कंट्रीज फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड। ये वाटर बर्ड क्या होता है? देखो ये होता है वाटर बर्ड जिसकी चोंच चिड़िया जैसा लग रहा है आपको, चोंच नुकीली होती है, पतले पैर होते हैं। ठीक है, थोड़े दिन पहले इंडिया में जो टैगिंग, रेडियो टैगिंग की गई थी, और वो रेडियो टैगिंग की गई थी गैंगीज डॉल्फिन की, गंगा डॉल्फिन जो है वो गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई थी। तो उसमें क्या है, टैगिंग कर देते हैं रेडियो टैगिंग, तो उससे पता रहता है कि इस डॉल्फिन का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कहां पर चल रहा है। ठीक है, और ये इसकी फूड हैबिट्स क्या हैं, इसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सभी चीजों के बारे में हमें पता रहता है। ठीक है, और आप देखो कि आज के दिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव इश्यू है वो है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो उसी के तहत देखो, गुजरात इज सेट टू कंडक्ट द कंट्रीज फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड एट मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इन जामनगर। ये भारत का सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क है। ठीक है, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है। और सेंसस जो है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, विल बी जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात। ये इंपॉर्टेंट बन गया, आप ये इंपॉर्टेंट बन गया। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो सेंसस है ये किस किसने किया, ये सेंसस है, ये सेंसस किस किसने किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात। और वाटर बर्ड जो है, उस वाटर बर्ड की बेसिकली ये जो है काउंटिंग की गई है। तो दे आर ऑल्सो नोन एज शोर बर्ड और सैंड पाइपर। आपको पता है कि इंडिया में बहुत सी लोकेशन, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है जहां पर क्या हुआ है, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स इन द सेंस कि वो क्या करते हैं, किसी विशेष मौसम में वो बर्ड आते हैं एंड देन आफ्टर फिर वो क्या चले जाते हैं, वापिस चले जाते हैं। आर ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स टिपिकली फाउंड इन कोस्टल हैबिटाट्स, जो तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं या फिर वेटलैंड्स पे पाए जाते हैं। एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग लेग्स, मैंने बताया आपको लंबी टांगे हैं, स्लेंडर बॉडीज हैं एंड ऑफन लॉन्ग बिल्स। इनकी जो चोंच है वो चोंच क्या होती है, लंबी होती है। विच दे यूज टू फोर्ज और फूड लाइक इंसेक्ट्स एंड द वर्म्स। ठीक है, जिसका चोंच का प्रयोग वो कीड़े मकोड़ों जैसे भोजन की तलाश के लिए करते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, वहां आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, वहां आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मरीन नेशनल पार्क के बारे में कहता है। तो देखो ये है मरीन नेशनल पार्क, दिखाई दे रहा है, देखिए इसको। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने कहां से लिया है, ये डायग्राम मैंने लिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात। गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिशियल साइट से डायग्राम लिया गया है। ये गुजरात का एरिया है, ये देखो ये गुजरात है और ये गुजरात है। और यहाँ पे ये लोकेशन जो है, इस लोकेशन को यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है। ये देखो, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ये कच्छ की खाड़ी है। और ये नवलाखी, जोदिया, बालाछाड़ी, जामनगर मेन यहाँ पे सिटी है। और ये है खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, पिरोतन, नरारा, वदीनार, पोसितारा और ओखा। ठीक है, ओखा आपको पता है टाइड्स के लिए भी फेमस है। और जो द्वारका है, वो द्वारका क्या है, द्वारका एक कल्चरल सिटी है। ठीक है, द्वारका का संबंध किससे है, भगवान श्री कृष्ण से है। देखो, मरीन नेशनल पार्क एंड मरीन सेंचुरी इन गुजरात। डेजिग्नेटेड मरीन नेशनल पार्क स्पेनिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवभूमि द्वारका। देखो उसने लिख दिया कि ये जो है ये कहां तक फैला हुआ है, देवभूमि द्वारका, देवभूमि द्वारका, जामनगर और मोरबी जिलों में फैला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपको, आपके लिए कि 3 डिस्ट्रिक्ट है, ये 3 जिलों में फैला हुआ है। और यह लगभग 170 किलोमीटर समुद्री तट की रेखा है, लगभग 170 किलोमीटर, और 42 द्वीपों को कवर करता है। आपको पता है यहाँ पर नर्मदा रिवर आके गिरती है। ठीक है, गल्फ ऑफ खम्मत है जो इसके नीचे, और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह 42 द्वीपों को कवर करता है। कच्छ की खाड़ी में यह संरक्षित क्षेत्र समुद्री जैव विविधता और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। यहाँ एक शब्द आया मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या होते हैं,
मैंग्रोव होते हैं जिन्हें ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है। ये इस तरीके के पेड़ होते हैं कि अगर ये पेड़ है तो इसकी जो जड़ें हैं वो धरती से बाहर आ जाती हैं और वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं। तो मैंग्रोव्स आपको कोस्टल एरियाज में मिलते हैं, जो कोस्टल एरिया होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पे। तो इसलिए मैंग्रोव जो है वो मैंग्रोव आपको यहाँ सुंदरवन डेल्टा, उसके बाद भीतरकनिका उड़ीसा, उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु में, उसके बाद यहाँ पर वेम्बनाड लेक का एरिया, यहाँ पर रत्नागिरी में महाराष्ट्र में, और उसके बाद ये जो कच्छ का एरिया है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी का एरिया है, यहाँ पर आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो इसके बारे में क्या बताया गया है। बर्ड स्पीसीज, जामनगर डिस्ट्रिक्ट होस्ट्स, जामनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या होस्ट करता है, 300 बर्ड स्पीसीज ऑफ लोकल एंड माइग्रेटरी बर्ड्स इंक्लूडिंग मोर देन 50 स्पीसीज ऑफ वॉर्डर बर्ड्स। और यहाँ पर वॉर्डर बर्ड की 50 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और लगभग 300 माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी मैंने आपको बताया कि किसी एक विशेष मौसम में किसी दूसरी जगह से और वो माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं, इन लोकेशंस पे पहुंच जाते हैं। अमंग दीज आर द रेयर स्पीसीज लाइक शंखलो, ये याद रखना है, शंखलो, क्रैब फ्लोवर और मोटो की चादियो जैसी दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं जो देश में अन्यत्र शायद ही पाई जाती है। ठीक है, ये यहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये आपको मैंने बता दिया। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये पॉलिटी और गवर्नेंस का एक टॉपिक रहा जीएस पेपर 2 के लिए, गवर्नेंस के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन रहा इसमें, और ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, मैं एक बार आपको ओवरव्यू कर देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं, देन आफ्टर आप ये पीपीटी पढ़ लेंगे। कि देखो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ये राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनली क्या होता था, फंडामेंटल राइट होता था, मौलिक अधिकार। तो आर्टिकल 12 से लेके और आर्टिकल 35 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से और आर्टिकल 35 क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों का मतलब होता है कि ये जो राइट्स हैं, राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ये राइट देता है हमें। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर किसी राइट को फंडामेंटल राइट कहना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में डाल दीजिए, वो फंडामेंटल राइट बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, इसको 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया और इसको फंडामेंटल राइट हटा दिया गया। ठीक है, इसको लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। तो अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, देखो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट होता है व्हेन द स्टेट इज फॉर द पीपल्स, और एक इसका अपोजिट होता है पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट होता है जब पीपल्स आर फॉर द स्टेट। हमारे स्टेट में क्या है कि स्टेट इज फॉर द पीपल, और स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, स्टेट की डेफिनेशन आपके आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है, कि आपकी जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो स्टेट की, सेंटर की, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, कोई भी लोकल बॉडी है, वो सारी किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, आर्टिकल 12 में इंक्लूड होती हैं, जो कि स्टेट को डिफाइन करती हैं। अच्छा, संवैधानिक अधिकार और मानव अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के महत्व को रेखांकित करता है। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड ह्यूमन राइट इन द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अब देखो उसके बाद कहता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा इसका। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इनिशियली ये क्या था, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज F में इसको फंडामेंटल राइट कहा गया था, और विच अलाउड सिटीजन्स टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, एंड आर्टिकल 31 विच मैंडेट द कंपनसेशन फॉर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द स्टेट, कि राज्य यदि किसी संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो राज्य उसके बदले में क्या देगा, मुआवजा देगा, उसके बदले में क्या देगा, कंपनसेशन देगा। ठीक है, हाउएवर टेंशंस विद लैंड रिफॉर्म्स लॉज एम्ड एट रीडिस्ट्रीब्यूशन, देखो इसको छोड़ दो, आप ये पढ़ो कि इसके लिए क्या कुछ अमेंडमेंट हुए, डाइल्यूटिंग दीज प्रोटेक्शंस। देखो इवेंचुअली 44th अमेंडमेंट एक्ट मैंने बताया आपको, ठीक है, जब इमरजेंसी हटती है 1976 में, जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट 1976 जो था, आपको पता है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें लगभग हमारे संविधान के ढांचे को बदल के रख दिया गया था। और 44th अमेंडमेंट था, उसमें बहुत सारी चीजों को क्या किया गया, दोबारा से वापस रिवर्स किया गया। रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी
from the list of fundamental rights, introducing Article 300A in the Part 12th of the Indian Constitution. ओके, उसके बाद देखो आर्टिकल 300A क्या कहता है? कहता है किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना, मतलब उसके लिए क्या हो, कोई कानूनी अधिकार हो, संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित करते हुए संपत्ति केवल वैध कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से राज्य द्वारा अधिकृत की जा सकती है, जिससे यह एक मौलिक अधिकार के बजाय एक संवैधानिक अधिकार बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आर्टिकल 300A हो गया। फैसले की मुख्य बातें क्या रही वो देखो, देख लो, इसको पढ़ो। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A, संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है। कहता है कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यदि संपत्ति अर्जित की जाती है तो कानून के अनुसार पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए, कि अगर गवर्नमेंट उसको उस संपत्ति को ले रही है तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या देगी, एक पर्याप्त मुआवजा देगी, एक कंपनसेशन देगी। और यह मामला रहा किसका, यह फैसला बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले से निकला है। राज्य अधिकारियों के सुस्त रवैये के कारण, देरी के कारण भूमि मालिकों को पर्याप्त मुआवजा के बिना 2005 से अपनी संपत्ति से वंचित किया जा रहा था, कि 2005 से वो अपनी संपत्ति से वंचित थे, और जो अधिकारी थे उनका जो रवैया है वो डिले करते रहे। और आपको पता है कि एक स्टेटमेंट भी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर किसी चीज का न्याय देरी से मिलता है तो वो न्याय के लिए मनाही हो गई है एक तरीके से। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर मुआवजा मिलना है, अगर कंपनसेशन मिलना है, आपने प्रॉपर्टी भी ले ली, आपने मुआवजा भी नहीं दिया, तो अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो आप उसको उसका एज सुन एज पॉसिबल मुआवजा दे। सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करता है और न्यायालय अपनी 142 आर्टिकल 142 के तहत न्यायालय की शक्ति उसका प्रयोग करते हुए निर्देश दिया कि भूमि का बाजार मूल्य अप्रैल 2019 में प्रचलित दरों के अनुसार निर्धारित किया जाए। कि ऐसा नहीं है कि आप जो जमीन के रेट हैं वो पीछे के रेट लगाएंगे, नहीं, ना कि मूल अधिग्रहण वर्ष 2003 के अनुसार न्याय सुनिश्चित करने और अनुच्छेद 301 के इरादे को बनाए रखने के लिए यह समायोजन आवश्यक माना गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, लिख लो इसको। इज इट क्लियर? चले नेक्स्ट पे, चलिए। देखो टाइमलाइन क्या है कंपनसेशन में। मुआवजे को शीघ्र निर्धारण और वितरण के महत्व पर जोर दिया गया। इसने आर्थिक वास्तविकता को उजागर किया कि मुआवजे में देरी से मुद्रास्फीति और निवेश क्षमता के नुकसान के कारण इसका मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप देरी कर रहे हैं तो। निर्णय संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करते और संपत्ति के अधिकारों का सम्मान करने में राज्य अधिकारियों के लिए जवाबदेही को मजबूत करता है, और यह मुआवजे के निर्धारण के लिए मिसाल कायम करता है जो नौकरशाही की अक्षमता और मुद्रास्फीति के कारण होने वाली देरी पर विचार करता है, जिससे प्रभावित पक्षों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ काम आएंगे आपके, इस टाइप की जो स्टेटमेंट है वो इस टाइप के पावरफुल स्टेटमेंट आप कहाँ यूज करेंगे, आप मेंस के आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके कहाँ यूज होंगी, मेंस आंसर राइटिंग जब आप करेंगे। ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग में इस स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट गुरु गोविंद सिंह की बर्थ एनिवर्सरी के बारे में स्टेटमेंट आई हुई है पेपर में। देखो कहता है 6 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में 358वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई गुरु गोविंद सिंह की। ओके, अब देखो इसको पढ़ो। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पोष शुक्ल सप्तमी को पटना साहिब बिहार में हुआ था। तो एक तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था। सिखों के जो 10 गुरु थे उनमें वे 9वें सिख गुरु थे। 10 सिख गुरु जो है सिखों के, उनमें 9वें सिख गुरु थे और गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, जिन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब ने शहीद कर दिया था। वे अपने पिता की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु बने। तो जो आपके गुरु गोविंद सिंह हैं वो गुरु गोविंद सिंह
10वें और अंतिम गुरु बनते हैं गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद। 1708 में 41 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद सिख धर्म और उसके सिद्धांतों को आकार देने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। आध्यात्मिक और सैनिक समुदाय बनाने के लिए 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि खालसा पंथ जो है, जैसे आप देखते होंगे कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स आपको बहुत सारे खालसा के नाम से, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, SGTB गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, तो की स्थापना की। खालसा पहचान 5 आस्था के लेखों से चिन्हित है, केश, कारा, कंघा, कचेरा और कृपाण। कहते ना कि ये खालसा जो है, असली जो सिख होते हैं वो ये 5 चीजें हमेशा धारण करते हैं, केश, कड़ा, कंघा, कचेरा और कृपाण। ये चीजें उनके पास, कृपाण तलवार होती है, ठीक है, कारा मतलब कड़ा होता है। ये चीजें उनके पास हमेशा आपको अवेलेबल मिलेंगी। ये 5 चीजें, 5 कैसे शुरू होने वाली चीजें, ठीक है। उसके बाद कहता है सिख लिटरेचर, तो वो क्या है कि वो एक सिख पोएट भी थे, कवि भी थे, उसके अलावा स्पिरिचुअल लीडर रहे, ठीक है, दार्शनिक बहुत बड़े थे, मतलब उनको दर्शन का ज्ञान था, ठीक है। देखो, उन्होंने भजन और कविता का संग्रह दशम ग्रंथ की रचना की, जिसमें आध्यात्मिकता, नैतिकता और युद्ध के विषय शामिल हैं। यानी कि आध्यात्मिकता पे जोर भी दिया और युद्ध के विषय भी शामिल हैं। उन्होंने सम्राट औरंगजेब को लिखे पत्र जफरनामा, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि उन्होंने जो पत्र लिखा, उस पत्र का जो नाम था वो क्या था, जफरनामा था, का भी संकलन किया, जो साहस, दर्शन और गरिमा का अनूठा मिश्रण है, ठीक है। जिससे पता चलता है, वो कहते हैं ना कि चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा, ठीक है, कि गुरु गोविंद सिंह जो थे, वो गुरु गोविंद सिंह ने साहस का, एक अदम्य साहस का जो प्रतीक है, उस अदम्य साहस का प्रतीक माने जाते हैं। वो समानता और एकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने जाति और सामाजिक बाधाओं को खत्म करने की वकालत की। देखो, आप कहीं भी देखना, एक चीज आप कॉमन पाओगे कि जो जातिवाद है, जो जातिवाद है, कास्ट सिस्टम है, उसके लिए जितने भी हमारे जो है वो जो भी लोग हुए, जो भी समाज सुधारक हुए, उन्होंने हमेशा ये कहा कि जाति पाति को खत्म किया जाए। बिकॉज कारण क्या है कि समाज में समानता होनी बहुत जरूरी है, और इस समानता की लड़ाई हम कितने वर्षों से लड़ रहे हैं। हमने रिजर्वेशन दिया है, इवन देन हम इक्वेलिटी को अब भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सरबत दा भला, सभी के लिए कल्याण, सरबत दा भला, ये पंजाबी भाषा का शब्द है, सरबत दा भला की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया। आध्यात्मिक प्रगति के प्रमुख सिद्धांत के रूप में मानवता की सोच पर प्रकाश डाला, ठीक है। तो ये गुरु गोविंद सिंह की जो एनिवर्सरी थी उसके ऊपर ये रहे, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपके मेंस आंसर के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि किस किस प्रकार से ये चीजें हैं। देख लो एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएं आज भी दुनिया में गूंजती रहती हैं, जो समानता, साहस और सेवा पर मूल्यवान सबक देती हैं। एकता, न्याय और मानवीय गरिमा पर उनका जोर समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्तिशाली ढांचा प्रदान करता है और व्यक्तियों और समाज को अधिक समावेशी और दयालु भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। चलो, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा विंटर 4 धाम का। ये इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 जो है कल्चर, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों में पूछा जा सकता है। देखो क्या है ये, पढ़ो एक बार इसको। कहता है उत्तराखंड सरकार ने सर्दियों में तीर्थ पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन 4 धाम सर्किट का उद्घाटन किया। तो 4 धाम यात्रा क्या है? देखो, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जो नदर्न इंडियन स्टेट्स हैं, एकदम जो नॉर्थ में है, हिली स्टेट्स हैं, यहाँ टूरिज्म एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। यहाँ की इकोनॉमी जो है वो मेजरली टूरिज्म पर डिपेंड करती है, मतलब टूरिस्ट इतने आते हैं। आप देखो कि अभी मनाली में बर्फ गिर रही थी, इवन देन नॉर्थ इंडिया से लोग जो हैं वो मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, और वहां पे बर्फ में गाड़ियां फंसी हुई हैं, लेकिन फिर भी 4 धाम पवित्र स्थान अर्थात गंगोत्री, यमुनोत्री,
केदारनाथ और बद्रीनाथ सामूहिक रूप से 4 धाम के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, देखो जो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, जब हम बात करते हैं गंगा रिवर की, तो जो गंगा का ओरिजिन होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, भागीरथी है ये, और ये क्या है, अलकनंदा है। ये क्या है, अलकनंदा है। और जब ये दोनों नदियां जो हैं इस प्रकार से आके मिलती हैं, तो देखो यहां पर जोशीमठ है, इसी जोशीमठ को विष्णु मठ कहा जाता है। यहां पर नंद प्रयाग है, ठीक है, यहां पर कर्ण प्रयाग है, यहां पर रुद्र प्रयाग है, और यहां पर क्या है, देव प्रयाग है। और देव प्रयाग के बाद जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो रिवर बनती है गंगा। तो इनको जोशीमठ, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इनको कहा जाता है पंच प्रयाग। ये पंच प्रयाग हैं। ये भी हमारे लिए बहुत रिलीजियस एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 4 धाम हैं वो हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, अब देखो यहां पर यमुनोत्री जो है उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यमुनोत्री मंदिर यमुना नदी के स्रोत के पास एक संकरी घाटी में स्थित है। और यहीं पर एक चोटी है जिसका नाम है बंदरपूंछ चोटी। और इस बंदरपूंछ चोटी से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। दूसरा गंगोत्री, उत्तरकाशी जिले में ही है गंगोत्री देवी, गंगा को समर्पित है, भारत की सबसे पवित्र नदी, मदर गॉडेस कहा जाता है। ठीक है, माता माना जाता है इसको। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें से एक केदारनाथ है। और बद्रीनाथ चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ में भी भगवान विष्णु को समर्पित बद्री नारायण मंदिर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो एक बार। ठीक है, देख लो ये, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देख लो। ओके, चलो। और विंटर 4 धाम क्या है कि भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में 4 धाम स्थल दुर्गम हो जाते हैं क्योंकि रेनफॉल ज्यादा होता है। और इन तीर्थ स्थलों के पीठासीन देवताओं का निचले इलाकों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिन्हें लोकप्रिय रूप में शीतकालीन 4 धाम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो देखो क्या करते हैं कि जो ये 4 लोकेशंस हैं, तो यहाँ पर जो लोकप्रिय जो देवता है, पीठासीन देवता है, उस पीठासीन देवता को निचले इलाकों में स्थापित कर दिया जाता है ताकि लोग दर्शन कर सके। यमुनोत्री का शीतकालीन निवास उत्तरकाशी के खरसाली में है। यहाँ मैचिंग टाइप क्वेश्चन बनते हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चन बनते हैं कि यमुनोत्री में जो 4 धाम में यमुनोत्री है उसको कहां पर स्थापित किया जाता है। गंगोत्री को सर्दियों के दौरान उत्तरकाशी के मुखबा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और बद्रीनाथ को शीतकालीन निवास चामोली के पांडुकेश्वर में स्थापित कर दिया जाता है। और केदारनाथ को रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका शीतकालीन 4 धाम, विंटर 4 धाम जिसको कहा जाता है। ठीक है, सो ये क्या था, ये आपकी इस वीक की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। मैं उम्मीद करूंगा, मैं आशा करूंगा आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोगों को इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करना है। ठीक है, और अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। वो डाउट्स आपके जरूर से जरूर मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। और रोजाना 1 बजे से 2 बजे तक स्टडी IQ PCS पर मेरी ज्योग्राफी की क्लास होती है। 7 बजे से 8 बजे तक हरियाणा स्टडी IQ पर ज्योग्राफी की क्लास होती है। आप लोग उस क्लास में जरूर से जरूर जुड़े। इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए। सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।